गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 दिन हो गए हैं हमें लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पढ़ते हुए। यदि किसी स्टूडेंट ने वो वाला लेक्चर नहीं लिया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों को वो 2 लेक्चर ले लेने चाहिए लैग्रांज मेथड के, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी लेक्चर्स का, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आई बटन में है आपके पास, वहाँ से देख लीजिए। देखो, आई बटन में जिस वक्त आ रहा होता है लिंक, अगर उस वक्त आप नहीं देख पाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप जो आई बटन बना हुआ है ना आपकी स्क्रीन पर, वीडियो चल रही है, जहाँ क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वो 3 बिंदु हैं। ठीक है, उसी के साइड में एक आई बटन बना होता है। आई बटन पे क्लिक कीजिए, जो भी वीडियोस उसमें है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लीजिए। ठीक है, उस आई बटन में है लैग्रांजे के जो 2 लेक्चर है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। क्लियर? देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात हो रही है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी स्टूडेंट्स, यदि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की जगह स्फेयर की बात हो तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है स्फेयर का पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप विद लार्जेस्ट वॉल्यूम। साइड्स आपको दी हैं जो वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन के। इंस्क्राइब इन द इलिप्सॉइड x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इज इक्वल टू 1। क्या समझ आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात हो रही है, इसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, विद लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता लग गया। लार्जेस्ट वॉल्यूम यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है आपको। ठीक है, तो समझ आया आपकी प्रॉब्लम किस फॉर्म की है, जो आपकी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करते हैं लैग्रांजे मेथड से। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आपकी है मैक्सिमाइजेशन की है। एक चीज़ हमें यहाँ समझ आती है, कंस्ट्रेंट कहाँ है। कंस्ट्रेंट ये रहे, आपको कंडीशन दी तो है, ये कंडीशन हो गया आपकी, ये कंस्ट्रेंट हो गया। तो आपको एक ही कंस्ट्रेंट दिया है, हमने एक कंस्ट्रेंट और 2 कंस्ट्रेंट दोनों के देखे थे, मेथड अलग अलग थे। ठीक है, लिंक वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी है। जो आपके 2 लेक्चर हुए हैं ना लैग्रांजे मेथड के, उन्हीं में हमने पढ़ा था, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दिया है आपको, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, समझ आती है। वॉल्यूम निकालना है मैक्सिमम, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब निकाल पाएंगे जब हम डायमेंशन मान लेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन आपको क्या दिया है, डायमेंशन आपको दी नहीं है, खुद बतानी पड़ेगी। आपको पता है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात हो रही है, तो हम डायमेंशन मान लेते हैं 2x 2y और 2z, या फिर ऐसा मान लो कुछ 2a 2b 2c, कुछ भी मान सकते हो। इसने यहाँ कहा है ये जो आपकी साइड है ये पैरेलल ही है कोऑर्डिनेट प्लेन के। तो प्लेन की अगर हम बात करें तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो उन्हीं के पैरेलल है आपकी साइड्स। तो हम ऐसा मान लेते हैं यहीं पर बना हुआ है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ठीक है, तो उसकी साइड्स हम ऐसा करते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, लिख दीजिए, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है आपका। लेट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको लिखनी है लैंग्वेज भी। ठीक है, अगर लैंग्वेज नहीं लिखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है नंबर कट जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो, थोड़ी बहुत तो लिखनी चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन आपने मानी रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की 2x 2y और 2z। ठीक है, डायमेंशन आ चुकी है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों साइड का मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है आपका। तो 2x 2y 2z क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8xyz। तो ये तो आपका बन चुका है मैक्सिमम की प्रॉब्लम। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लिख दीजिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है, मैक्सिमम v इज इक्वल टू 8xyz। कंस्टेंट क्या है आपके, ये रहा, तो सब्जेक्ट टू या फिर सच डेट कैसे भी लिख लीजिए, ये कंस्टेंट है आपका, लिख दीजिए।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आया। और यहाँ पर एक्स वाई जेड सब क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स वाई जेड सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की हम बात कर रहे हैं, जो भी डायमेंशन होती है माइनस में तो होगी नहीं, पॉजिटिव होगी, इसलिए जितने भी एक्स वाई जेड आपने लिए हैं वो सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया। अब जब आप यहीं तक पहुंच गए हैं तो आप क्या लैग्रांज मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने करे हुए हैं ना। क्या करोगे अब, नेसेसरी कंडीशन लिखोगे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2008 में और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में 2009 में, इसलिए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, एग्जाम में दोबारा पूछ सकता है। अगर मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया तो आप लोग क्या करोगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स खुद प्रैक्टिस ना करें इस क्वेश्चन की। हम लोग करते हैं ना, जो हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं, हमें लिखी हुई मिल जाती है, हमें कॉपी करते ही नहीं है हम कुछ भी, बस उन्हीं को वहीं से पढ़ लेते हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से कॉपी करो, अपनी कॉपी में लिखोगे आप लोग, कुछ समझ आएगा। ठीक है, और उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ पढ़ के चल जाएं, तो स्टूडेंट्स एग्जाम में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराई हूँ, मैं इसका ही जैसा एक और क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है वो करा रही हूँ, तो उसकी हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, देख लो, वीडियो को कट मत करो, देख लो मैं क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रही हूँ, आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, ये भी हो रहा है और एक ये वाला क्वेश्चन है। ये आपने खुद ने करना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर आ सकें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी सॉल्व करा देती, बट मैं चाहती हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी दिया हुआ है आपको। यूज लैग्रांज मेथड से आपको सॉल्व करना है, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ये भी तो लैग्रांज से सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया आपको, कैसे पहचाना, यहाँ पर पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, टोटल पावर हो गई 3, यानी कि नॉन लीनियर बन गया ये। यहाँ भी देख सकते हैं पावर 2 है, ठीक है, 2 है, यहाँ भी 2 पावर है। जब पावर 1 होती है तो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम वो लीनियर होती है, एलपीपी होती है। एलपीपी सॉल्व करने के तो हम काफ़ी मेथड्स पढ़ चुके हैं, अब हम एनएलपीपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेसिक लेक्चर आई बटन में है, एनएलपीपी का भी वहाँ से देख लो। ठीक है, तो देखिए अपने क्वेश्चन पर ही आते हैं। मल्टीप्लाई मेथड से आपको स्टूडेंट्स सॉल्व करना है, मेथड यूज मल्टीप्लाई मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एनएलपीपी, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या दी है आपको दी है मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू दिया है आपको x y और z। ठीक है, सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ भी एक्स वाई जेड आपकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 8 दिया हुआ है, एक कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि एक तरह से 1 दिया हुआ है कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करा रही हूँ, आप लोगों को ये सॉल्व खुद करना है। सिर्फ डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना है, सिर्फ ये कांस्टेंट की वजह से कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, मेथड बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ कंप्लीट। इस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है ये, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। आंसर भी बताने हैं अगर सॉल्व हो जाते हैं तो। ठीक है, क्लियर। देखो चलते हैं हम आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपने खुद ने करना है, आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले इसे सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहाँ तक तो आप लोग पहुँच ही गए, ये क्वेश्चन में ही एज इट इज़ दे दिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, सेम एज इट इज़ लैंग्वेज इसमें लिखनी है, सिर्फ कांस्टेंट का एक कैलकुलेशन में डिफरेंस आना है और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में। स्टार्ट करें। देखिए तो हमने कैसे स्टार्टिंग करनी होती है, सबसे पहले लिखना होता है लैग्रांज फंक्शन। तो द लैग्रांज फंक्शन इज, किस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बताया था आप लोगों को,
दो फॉर्मूले बताए थे, इजी वाला यूज़ करना है जो मैंने लास्ट में बताया था। क्या बताया था? कैपिटल एफ एक्स वाई जेड लैम्डा। ये लैम्डा क्या है आपका? लैग्रांजे मल्टीप्लायर, और ये एफ क्या है? लैग्रांजे फंक्शन। इज इक्वल टू हम लिखते हैं स्मॉल एफ एक्स वाई जेड, यानी कि ये, इसे आप लोग कह सकते हैं स्मॉल एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं एफ एक्स वाई जेड, फिर क्या करते हैं? प्लस लैम्डा और बी आई माइनस जी आई। बी आई क्या है? जो आपके यहाँ आर एच एस में लिखा है कंस्टेंट में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ही कंस्टेंट है तो सिर्फ आई की वैल्यू 1 होगी। दो कंस्टेंट होते तो B1 और B2 दो लिख लेते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से G1 G2, बट यहाँ पर जी आई G1 ही है जो कि ये रहा, और बी आई क्या है? ये। तो लिख दीजिए एफ एक्स वाई जेड लिखिए पहले, क्या है? एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा, बी आई है आपके पास 1 माइनस ये वाली टर्म, तो लिख दीजिए माइनस हो जाएंगे ये भी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये लिख लिया आपने लैग्रांजे फंक्शन। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखनी है नेसेसरी कंडीशन। ऐसे ही करते हैं, नेसेसरी कंडीशन लिखिए। किस तरह से लिखते हैं? द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमम ऑफ, ऑप्टिमम यानी कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी हमें करना है, हमें यहाँ मैक्सिमम करना है। ठीक है, ऑप्टिमम ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, क्या होती है? आर डेल, ये आता है कैपिटल एफ, पहले भी बताया था, अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, और ये फिर आता है आपके जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और लैम्डा के रेस्पेक्ट में भी हमें करना होता है मल्टी डिफ्रेंशिएशन, तो डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ आपके पास क्या है? अभी अभी निकाला था, देखो ये रहा आपके पास एफ एक्स वाई जेड। कैसे निकालोगे? ये रहा आपके पास, तो यहाँ पर क्या करना है? पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर वाई जेड का 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए वाई और जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो उनका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बट यहाँ मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है तो वो एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 1, वाई और जेड एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लैम्डा। इसका करो एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका होगा -2x अपॉन ए स्क्वायर, तो -2x अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों वाई और जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही आएगा सिर्फ, इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 0। अब मुझे बताओ डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा? यहाँ से वाई का 1 हो गया और यहाँ से आ गया एक्स जेड प्लस लैम्डा, और टर्म्स का 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई वाली टर्म आएगी, तो -2y अपॉन बी स्क्वायर। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जेड के रेस्पेक्ट में करिए, तो यहाँ से क्या होगा? जेड का 1 और एक्स वाई आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से क्या होगा? -2z अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 0 चल रहा है। अब लैम्डा के रेस्पेक्ट में करो, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में करोगे, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं तो इसका 0 हो गया, यहाँ पर लैम्डा है तो लैम्डा का हो गया 1 और ये टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं? इस वाले टर्म को, ये माइनस वाले टर्म को यहाँ भेज दो RHS में, तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होता है? हमें यहाँ से निकालनी होती है पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ लैम्डा की टर्म में, फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आती हैं उनमें हम लैम्डा की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मतलब सीधा सा तरीका ये है, ये 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4 ही वेरिएबल है, एक्स वाई जेड और लैम्डा। सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई जेड की और लैम्डा की। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट जो इजी मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ,
जो अभी बोला मैंने, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में निकालो और फिर लैम्डा की वैल्यू जब निकल जाए तो उनमें एक्स वाई जेड में लैम्डा की वैल्यू रख के एक्स वाई जेड की सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी, एक चीज़ यहाँ से देखो, यदि हम इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, इसे सॉरी इसे एक्स से, इसे वाई से, इसे जेड से, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर तीनों को कर दें ऐड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे 1। तो ये सिर्फ बच जाएगा आपका लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ पर x आएगा, यहाँ वाई, यहाँ जेड, तो ये बन जाएगा 3xyz। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं लिख रही हूँ कैलकुलेशन, टाइम बचाने के लिए मैं पहले खुद लिख रही हूँ, तब आप लोग देखिएगा, चाहो तो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ, सिर्फ टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट को x से प्लस सेकंड को y से मल्टीप्लाई करा प्लस थर्ड को z से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो देखो देखते जाओ मैं क्या टर्म लिख रही हूँ, 2x स्क्वायर अपॉन सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, और ये लैम्डा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर y से और यहाँ पर z से, तो क्या आ जाएगा आप लोग पास, एक्स वाई जेड माइनस 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब इसको z से कर दो तो प्लस एक्स वाई जेड माइनस 2z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा, और इज इक्वस टू 0, ये इज इक्वस टू 0। ये सिर्फ हम 3 इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपकी 4th नंबर की इक्वेशन है, क्लियर। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स वाई जेड 3xyz हो गया, और यहाँ पर सबों में से -2 लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो -2 लैम्डा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस वाली टर्म में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म में जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, -2y बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। फ्रॉम 4th इक्वेशन इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, तो क्या आ जाएगा, 3xyz इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा को इस साइड लीजिए, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2xyz, ठीक है। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, तो आप लोग रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में और थर्ड में, यहाँ से निकालो एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3/2xyz, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिखूँ, 2 से तो 2 देखो कैंसिल भी हो जाएगा, तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगा वाई जेड प्लस लैम्डा की वैल्यू रख रही हूँ 3/2xyz, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है आपके पास, -2x अपॉन ए स्क्वायर, -2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो और कुछ भी नहीं, देखो वाई जेड दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया, वाई जेड क्या बचेगा 1 -2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 3x, ये वाला x हो रहा है तो 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। y और z को हमने 0 लेना नहीं है, क्योंकि जब y और z 0 हो जाएंगे तो आपका रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कैसे बनेगा, डायमेंशन तो कुछ ना कुछ है ही ना, जब भी तो हम बात कर रहे हैं उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। यदि आपने y और z डायमेंशन 0 ही ले ली तो फिर आपके पास निकालना ही क्या है, डायमेंशन तो हमने फाइंड करनी है, और आप यहाँ से 0 ले लोगे, तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, ब्रैकेट वाली टर्म 0 होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर को इधर भेजो, 3 को अपॉन में, और फिर क्या लगा दोगे, स्क्वायर है तो अंडर रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर, देखो ए स्क्वायर बाय 3, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, a अपॉन √3, पॉजिटिव वाली टर्म ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग मत कीजिएगा माइनस क्यों नहीं लिया, अरे डायमेंशन है, डायमेंशन माइनस में कोई ना होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, स्क्वायर हटाने पर प्लस माइनस आता है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है। इसी तरह से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, यहाँ से आप लोग लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ इसी तरह का बनेगा, जैसे यहाँ पर वाई जेड बन रहा है, उसी तरह से यहाँ पर आप लोग एक्स जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर वाई जेड कॉमन आया ना, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग सेकंड वाले में एक्स जेड कॉमन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन बनेगी, वहाँ से निकाल लेंगे वाई की वैल्यू, तो वहाँ से आप लोगों के पास वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखो b/√3,
टाइम बचाने के लिए स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है, आप लोग यहाँ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स जेड कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़। और फ्रॉम इसी तरह से थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आप लोगों के पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से एक्स वाई कॉमन लोगे, वो इज इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, जैसे मैंने यहाँ बताया वाई जेड जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कह देंगे, जेड की वैल्यू बता देंगे कि सी बाय रूट थ्री। तो लिख दूँ जेड इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाय रूट थ्री। क्लियर, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज़ निकाल दी। मैंने यही तो कहा था ना, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ लैम्डा की फॉर्म में निकाल लो। मैंने यहाँ से लैम्डा की फॉर्म में लिखा ही नहीं, साफ दिख रहा था कि लैम्डा की वैल्यू ही पहले फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके, इसलिए नहीं निकाली। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा था लैम्डा की वैल्यू जब निकल जाए एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ में रख दो, तो यहाँ हमने इक्वेशन में ही रख दी। इन इक्वेशन से ही तो एक्स की वैल्यू निकालते आप लोग, वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू निकालते, तो हमने इक्वेशन में ही लैम्डा की वैल्यू रख के एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, यही इजी मेथड है, और लंबे मेथड में मत पढ़ना, फंस जाओगे एग्जाम में, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या कहते हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं हम इन्हीं को। तो लिख दीजिए सो द स्टेशनरी पॉइंट, सो द स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट से कह देते हैं इन्हें, या ए कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय रूट थ्री कॉमा बी बाय रूट थ्री कॉमा सी बाय रूट थ्री। स्टेशनरी पॉइंट आ चुके हैं। ये थी आपकी लैग्रांजे मेथड से नेसेसरी कंडीशन। हमें चेक करना है क्या ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आई हैं ये हमें मैक्सिमम जेड देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, उसके लिए होती है सफिशिएंट कंडीशन, ये तो नेसेसरी है, आप लोग के पास पॉइंट आ गए। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन यूज़ करनी है, इन्हें चेक करना है कि ये मैक्सिमम दे भी रहे वैल्यू या नहीं दे रहे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था मेथड, जब एक कंस्ट्रेंट दिया होता है, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है, पहले हमें निकालना होता है डेल थ्री, फिर डेल फोर और फिर डेल फाइव। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आई बटन में भी, वहाँ से ले लो प्लीज़। जो आपके पास फर्स्ट लेक्चर था ना, वो हमने एक कंस्टेंट वाले ही किया था, जिसमें बेसिक चीज़ें भी पढ़ी थी। ठीक है, और जो नेक्स्ट था सेकंड लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था दो कंस्टेंट दे दे तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, और आज आपका थर्ड लेक्चर है ही। क्लियर, तो देखो डिटरमिनेंट से कैसे करना था, तो लिख दीजिए स्टूडेंट सफिशिएंट कंडीशन, द सफिशिएंट कंडीशन, द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए पॉइंट माना है आपने, फॉर ए टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा पॉइंट किसे कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू दे फंक्शन की, और मिनिमा जो मिनिमम वैल्यू दे। ठीक है, पॉइंट से ही तो मतलब है ना मैक्सिमा और मिनिमा, तो और मिनिमा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, तो सबसे पहले निकालना होता है आपको डेल थ्री। तो डेल थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैं रिपीट कर देती हूँ, मैक्सिमा हम कैसे चेक करते थे, डेल थ्री डेल फोर और डेल फाइव की वैल्यू निकाल के। जब आप वैल्यूज़ निकालते हैं तो डेल थ्री डेल फोर डेल फाइव, अगर तीनों ही लेस देन जीरो आ जाती हैं आपके पास, ठीक है, तो हम कह देते हैं पॉइंट जो होगा आपका मिनिमा का होगा। और यदि डेल थ्री लेस देन जीरो आए, डेल फोर ग्रेटर देन जीरो और डेल फाइव फिर लेस देन जीरो, यानी कि अल्टरनेटिव चले, तो हम कहते हैं जो पॉइंट है वो है मैक्सिमा का। तो हम निकालते हैं डेल थ्री। अब डेल थ्री निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, याद नहीं है तो देखो प्रीवियस लेक्चर ले लो, वहाँ मिल जाएगा। डेल थ्री के लिए मैं बताती हूँ किस तरह से फॉर्मूला लिखना था। फर्स्ट एंट्री आती है ज़ीरो, यहाँ पर आएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ भी डेल जी अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन डेल वाई, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। इसके नीचे एंट्री क्या आएगी, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखो इस तरह से देख लो, सॉरी ये तो एक्स वाला ही है ना, एक्स स्क्वायर। मैंने ये गलती कैसे पकड़ ली, मैंने आपको तरीका बताया था याद रखने का, उसी तरीके से हर कोई याद रखता है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये एक्स वाला आपके पास है चल रहा है कॉल, सॉरी रो, और ये एक्स वाला ही कॉलम है, तो डेल एक्स स्क्वायर आएगा माइनस लैम्डा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे कौन सी टर्म आएगी, यहाँ पर लिख रही हूँ
डेल टू एफ अपॉन, अब देखो एक्स वाली रो चल रही है बट वाई का कॉलम है, तो क्या आएगा डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई। इस तरह से याद रखो, माइनस लैम्डा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, वाई वाली रो है, एक्स का कॉलम है, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस लैम्डा डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ देखो वाई वाली तो रो है और वाई वाला कॉलम है, तो क्या आ जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा डेल टू जी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और कोई तरीका नहीं है याद रखने, इस तरह से याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। आपके पास जी है, जी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, जी एक्स आपके पास क्या था, जी एक्स वाई जेड आपके पास था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और एफ क्या था आपके पास, एफ था हमारे पास एक्स वाई जेड, तो ये सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव है और कुछ भी नहीं, तो जी है आपके पास, एफ है आपके पास। देखने में ऐसा लग रहा है कितना लेंथी होगा बट बहुत इजी है। बताओ ना, डेल जी अपॉन डेल एक्स, यहाँ से क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार, सॉरी एक बार ही करना है, सिंगल, यहाँ है दो, तो सिंगल बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में टू वाई अपॉन बी स्क्वायर, सिंपल। यहाँ दो बार करना होगा तो क्या आ जाएगा, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, एक बार और करोगे तो टू अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल। और एफ का तो दो बार करोगे तो जीरो हो जाएगा, एक बार करोगे तो वाई जेड आ जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और दूसरी बार करोगे तो वाई जेड तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो क्या हो जाएगा जीरो। तो ऐसे ही डेल टू, ये वाली टर्म है ना एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म आएगी, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो फिर वाई के रेस्पेक्ट में, या पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर लो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे पहले तो वाई जेड आ जाएगा, और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ जेड आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड माइनस लैम्डा, और इसकी टर्म क्या आएगी आपके पास, ये वाली टर्म डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। पहले आपने यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा टू वाई अपॉन बी स्क्वायर, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो इसमें तो एक्स है ही नहीं ना, ये देखो डेल जी अपॉन डेल वाई क्या आएगा, डेल टू जी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ इस वाली टर्म का होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो टू वाई अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में और करना है, तो इसमें एक्स है ही नहीं तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ये वाली टर्म का क्या होगा जीरो, तो यहाँ पर ये वाली टर्म जीरो हो गई, सिर्फ इस वाली टर्म का होगा क्या, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन वन, जेड क्या एज इट इज आ जाएगा जेड माइनस जीरो, तो जेड। ठीक है, इसी तरह से सारे आपको करने हैं, बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डेल थ्री इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जीरो, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर टू वाई अपॉन बी स्क्वायर, यही टर्म यहाँ पर आ जाएंगी एज इट इज़, ये वाली टर्म यहाँ पर आनी है क्योंकि देखो ना ये सेम ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर और टू एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या आ जाएंगी आपके पास जीरो माइनस लैम्डा टू अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ जेड यहाँ जेड यहाँ जीरो माइनस लैम्डा टू अपॉन बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, मैंने भी सॉल्व भी करिए, कोई और मेथड नहीं है। ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट है, आप लोगों को इजीली सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी और कुछ भी नहीं। तो देखो ये तो जीरो है, तो पहले जीरो को लिखोगे और फिर इन वाले कॉलम और इसको रो को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही होना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, लिख दें इन वाली टर्म्स को लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ले रहे हैं हम तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा फोर एक्स लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू वाई जेड अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे टू वाई अपॉन बी स्क्वायर तो प्लस टू वाई अपॉन बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पर टू एक्स जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस फोर वाई लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए,
कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4x/a²b², क्या बचेगा? यहाँ पर समझ आया ना स्टूडेंट्स ये कैसे करा है? x/a² तो पहले से है, देखो दोनों में से b² कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, और दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, समझ आया? तो क्या बच जाएगा आपके पास? x/a², यहाँ से 2 गया बाहर और b² गया, तो क्या बचेगा यहाँ से? -2x λ/a²। ठीक है, b² लिया है कॉमन, यहाँ से क्या बचा आपके पास? b² कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो -yz। इसी तरह से यहाँ से देखो a² कॉमन आ रहा है दोनों में से, और क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लिया आप लोगों के पास, क्या बच जाएगा? 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर y है अपॉन a² कॉमन लिया तो a² b²। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा आप लोगों के पास? देखिए क्या बचेगा यहाँ से बताइए। देखिए यहाँ से बचेगा आपके पास y/b² एज इट इज़ है, a² कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ से बचेगा xz, और यहाँ से क्या बचेगा आप लोगों के पास? 2 कॉमन ले लिया तो 2y λ। ठीक है, और अपॉन में b²। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे ये माइनस भी तो था। ठीक है, अब देखो अगर माइनस को बाहर ले लोगे तो यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? माइनस कॉमन लोगे दोनों प्लस होंगे, और वो कॉमन वाला या इसको प्लस बना देगा। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करनी है। आप लोग निकाल चुके हैं पहले। एक्स की वैल्यू a/√3 आई, बी की वैल्यू वाई की वैल्यू b/√3, और जेड की वैल्यू c/√3, यही वैल्यूज आई थी। उन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, अगर आप लोग भी सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू भी रखकर। ठीक है, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, फिर लास्ट में लैम्डा की वैल्यू रख लेना, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 8 λ/3a²b²। जब लैम्डा की वैल्यू भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4c3√3ab। आप लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो del3 आपके पास ग्रेटर देन 0 आ चुका है। अब आपने चेक करना है del4, तो del4 के लिए क्या फॉर्मूला होता है? del4 जब आप लिखोगे ये चीज़ें तो आपके पास एज इट इज़ आएंगी। देखो del4 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले वाले लेक्चर में भी यूज़ किया था। del4 के लिए आपके फॉर्मूला है, जो आपके पास ये 3x3 का है ना, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 रो और ये 3 कॉलम, ये तो del3 वाले हैं एज इट इज़, और ये लास्ट वाला रो, ठीक है, और ये लास्ट वाला कॉलम। ये कैसे बनाएं? जिस तरह से ये बनाना सिखाया बिल्कुल एज इट इज़। ये x1 वाला आपके पास रो है, x3 का कॉलम है, तो देखो x1 x3 आ गया। ऐसे ही ये x2 वाली रो है, x3 का कॉलम है तो x2 x3। ऐसे ही ये वाला x3 की तो रो है, x3 का कॉलम है तो x3²। ठीक है, समझ आया? अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों ने ही करना है del4 का फॉर्मूला, सिर्फ मैंने हिंट दे दी है, इस तरह से बनेगा। शुरू की एंट्री 0 ही होती है। क्लियर? del4 का फॉर्मूला दिखा। अब ये सारी वैल्यूज जैसे del3 के लिए निकाली हैं आप लोगों ने, इसी तरह से del4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, del4 वाला डिटर्मिनेंट थोड़ा सा लेंथी है, मैंने सॉल्व किया है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा उसकी हेल्प ले लीजिएगा, बट खुद सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखो del4 मैंने खुद ने भी सॉल्व करा है पहले, देख सकते हैं आप लोग। वैल्यूज़ निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 4x4 का, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले इस तरह से इन्हें डाल लीजिए, अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस। फर्स्ट वाले रो के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व, तो प्लस माइनस डालने के बाद आप लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 0 को सबसे पहले +0, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इस वाले कॉलम और इस वाली रो को छोड़ के डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही होना है, इसलिए मैंने टर्म नहीं लिखी है। आगे चलते हैं, -2x/a² लिखा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? इस वाली कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ दो, और जो ये एज इट इज़ है इन्हें लिख दो, ये जो एज इट इज़ है इन्हें लिख दो, और इसका सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। ऐसे ही फिर प्लस है 2y/b², इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छोड़कर इन एंट्रीज को आपने लिख दिया है, और ये वाली एंट्रीज, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। फिर -2z/c² को लिखा,
इस वाली कॉलम, इस वाली रो को छोड़ के ये एज इट इज टर्म आ जाएंगी, ये रही इसका डिटरमिनेंट। 3x3 का डिटरमिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये 2x/a² वाली टर्म है विद माइनस साइन, इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करा मैंने, ठीक है। 2y/b², इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया 3x3 का। जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं एज इट इज ऐसे ही करना है, इसी तरह से करते हो ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस 2x/a² लोगे, इनको छोड़कर इनका मल्टीप्लाई, फिर माइनस जेड लोगे, इनको छोड़कर इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही मैंने करा है, ठीक है। टाइम लगा था थोड़ा सा सॉल्व करने में क्योंकि लेंथी हो गया है, टिपिकल सा लग रहा है, क्रिटिकल लग रहा है थोड़ा सा, बट सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। सिर्फ हमें ये चेक करना है यहाँ पर डेल फॉर लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरह से तीनों डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करा स्टूडेंट्स, देखिए जो सेम टर्म है ना उन्हें हमने अलग करा। आप लोग जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं उस तरह से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, जैसे भी आपको इजी लगता है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं इसमें। XYZ की वैल्यूज़ रखनी है बाद में ABC की फॉर्म में, ठीक है। आप लोग इन्हें सॉल्व करिए, जो सेम टर्म है उन्हें एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ये XYZ लैम्डा, इसमें भी XYZ लैम्डा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन टर्म को एक साथ रख लिया। फिर x² वाली अलग से रख ली, y² वाली अलग से लिख ली, ठीक है। जैसे ये इसमें x² z² है तो x² z² वाली टर्म ढूंढिए, उनको अलग से लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। देखिए यहाँ से XYZ लैम्डा की टर्म एक साथ लिख ली, यहाँ पर हमारा 8 कॉमन आ रहा था, बची हुई टर्म को एक साथ लिख लिया। इसी तरह से कुछ टर्म में से -16 λ² b² c² ये कॉमन आया और ये वाला अंदर बच गया। अंदर हमने कुछ इस तरह से बनाया है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। ये आपका कंस्टेंट था, इसकी वैल्यू आपको पता है x² + a² + b² + z² c², इसकी वैल्यू थी 1, तो इसकी जगह हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 1, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू भी यूज़ नहीं करते हो तो XYZ की आप लोग वैल्यूज़ निकाल तो चुके हैं। x = क्या आता है a/√3, y की वैल्यू b/√3 और z की वैल्यू c/√3, तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ रखनी है सभी टर्म में, ठीक है। और वैल्यूज़ हमें निकाल के इसीलिए निकाली थी शुरू में कि बाद में यूज़ भी कर सके, सिर्फ ऐसा नहीं आंसर बताने के लिए निकाली। तो यहाँ पर जो आप यूज़ करेंगे, देखो इन यहाँ पर XYZ की वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3, 4 आपका एज इट इज़ है। ऐसे ही ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू हो गई 1, कंस्टेंट से भी और यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। -8 एज इट इज़ लिखा हुआ है, XYZ की वैल्यूज़ लिखोगे, ABC नीचे हैं, कुछ कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/3 और ये आपका लिखा हुआ है एज इट इज़, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है, इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, -8/3 + 4/3 -4/3 बचेगा और ये एज इट इज़। देख सकते हैं सारी टर्म माइनस में है, ABC पॉजिटिव है, डायमेंशन लिए पॉजिटिव है, तो ये हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी ये टर्म, ठीक है। तो डेल 4 आ चुका है आपके पास लेस देन 0, डेल 3 ग्रेटर देन 0 आया, डेल 4 लेस देन 0 आया, तो डेल 5 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि ये भी ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है डेल 4 लेस देन 0 ही आता है, क्योंकि क्या कंडीशन थी हमारी, यदि डेल 3 ग्रेटर देन 0 आए, डेल 4 लेस देन 0 आए और फिर डेल 5 निकालो वो ग्रेटर देन 0 आए, यानी कि अल्टरनेटिव चले, तो हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है मैक्सिमम का। और यदि डेल 3 लेस देन 0, डेल 4 लेस देन 0 और डेल 5 लेस देन 0, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट्स आते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, वो आपके होते हैं मिनिमम के। तो आप लोगों ने देखा यहाँ डेल 4 लेस देन 0 आया है, डेल 3 ग्रेटर देन 0 आया था, यानी कि जो आपके स्टेशनरी पॉइंट है ये हैं मैक्सिमम के। सो आपका यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों निकाल ली हमने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा NLPP का, x = a/√3, y = b/√3, z = c/√3 और मैक्सिमम z क्या था आप लोगों के पास XYZ। क्वेश्चन क्या था आपके पास, मैक्सिमम z = XYZ की वैल्यूज आ चुकी है a/√3, b/√3 और c/√3, तो z क्या आ जाएगा ABC/√3 × √3
इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया 3, तो क्या आ गया आपके पास ABC अपॉन 3√3 मैक्सिमम जेड की वैल्यू। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? एक्स वाई जेड और जेड की वैल्यू कैसे निकाली है। देखो ये वाला जेड और ये वाला जेड अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। कन्फ्यूजन हो रहा है, इस जेड को हटाओ, इसे FXYZ ही कहो, ठीक है, इसे हटाओ यहाँ से, F ही कहो, ठीक है। वैल्यू समझ आई कैसे निकाली। तो इसमें और इसमें आपको कुछ समझ आया डिफरेंस? सिर्फ इस कांस्टेंट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें भी स्टूडेंट्स XYZ की वैल्यूज़ यही आने वाली हैं। क्या? x इज इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन में भी आपके पास a/√3 आएगा, y इज इक्वल टू b/√3 और z इज इक्वल टू c/√3 आएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8ABC XYZ की वैल्यूज रखोगे अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये आपका √3। तो यहाँ पर आंसर में सिर्फ इतना चेंज आएगा, यहाँ पर 8 और आ जाएगा इसमें, और इस आंसर में सिर्फ इतना चेंज है। क्लियर? समझ आया? 2 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। एक चीज़ और मैंने आपको कही थी, यदि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की जगह स्फीयर की बात करें तो क्या डिफरेंस आएगा। अब इसको सीखो। देखो, देखिए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप में हमने डायमेंशन क्या मानी आपकी, 2x 2y और 2z। स्टूडेंट्स एक मिनट, इसका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ हमने कहा था डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। XYZ की तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन आपने 2x 2y 2z मानी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a/√3 2b/√3। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, बताइए। 2a/√3 कॉमा 2b/√3 प्लस 2c/√3, ये आपके हो जाएंगे आंसर। आपसे यही कहा था डायमेंशन निकाल दो। समझ आया? अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की जगह आपको कह दे एग्जाम में कि स्फेयर की बात कर रहे हैं हम, तो स्फेयर की बात कर रहे हो तो यहाँ डायमेंशन मानी थी 2x 2y 2z। क्लियर? लेकिन स्फेयर में क्या होता है, ये सब बराबर होते हैं, है ना। स्फेयर में सब बराबर होते हैं। अरे आप स्फेयर छोड़ो, आप सर्कल पढ़ते हो, सर्कल को अच्छे से पढ़ा होगा, तो सर्कल में मुझे बताओ ना, कोई XYZ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ बराबर होती है, सिर्फ रेडियस होती है, रेडियस होती है, डायमीटर होता है ना। समझ आ रहा है? तो यानी कि स्फीयर की बात करेंगे तो ये सब XYZ बराबर होंगे। तो यानी कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू, यहाँ आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगा। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में क्या होगा, v इज इक्वल टू 8, XYZ की जगह क्या होगा, YZ की जगह भी x ही लिख लो, ठीक है। तो यानी कि आप अगर स्फीयर की बात करें तो XYZ हैं जो आपके सारे बराबर होंगे। तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से XYZ की वैल्यूज बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 8x3। समझ आ रहा है? 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा 8x3। और x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी a/√3, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 8 a/√3 का क्यूब। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ गया 8a³ अपॉन में √3 का क्यूब। √3 का क्यूब का मतलब है √3 इंटू √3, 3 बार लिखो, तो ये हो गया 3 और ये √3 एज इट इज, तो क्या आ गया 3√3। यानी कि अगर हम स्फीयर की बात करें तो आप लोगों के पास जो v आता है वो आता है 8a³/3√3। समझ आया? और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात करें तो क्या आता है आपके पास v 8abc/3√3। इसमें सिर्फ ये तीनों बराबर हो गई abc, और कुछ भी चेंज नहीं आता है स्फीयर की बात करें तो। समझ आया? तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से ही 3 कंसेप्ट बता दिए हैं। तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ये मैंने नहीं कराया है, खुद ने करना है, कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसमें भी आपके पास बिल्कुल इसी की तरह आएगा। del3 जो इसमें आया है वो भी उसी में आएगा। del3 यहाँ पर क्या आएगा ग्रेटर देन 0, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आएगा, और del4 यहाँ लेस देन 0 आया,
यहाँ भी del 4 लेस देन 0 आएगा, तभी तो मैक्सिमम की प्रॉब्लम बनेगी। क्लियर, समझ आया? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है, मुझे आंसर भी बताना है उसका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो जो आपको क्वेश्चन अभी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात करें तो वहाँ भी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, तो एक ये और एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, उन दोनों की करनी है आपने प्रैक्टिस, और आंसर भी बताना है मुझे जो अभी क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, यूज लेग्रांजे फंक्शन या फिर लेग्रांजे मल्टीप्लाई मेथड। कंफ्यूज ना होना, लेग्रांजे फंक्शन कह दे चाहे लेग्रांजे मल्टीप्लाई मेथड कह दे, एक ही बात है। तो लेग्रांजे फंक्शन का यूज करते हुए आपने इस एनएलपीपी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनएलपीपी क्यों है, ये पावर 2 है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस एनएलपीपी, लिख देती हूँ, फाइंड दी optimal solution of this NLPP नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है लेग्रांजे मेथड का यूज़ करके, लेग्रांजे फंक्शन का यूज़ करके। प्रॉब्लम देख लीजिए, मैक्सिमाइजेशन की है, z इज इक्वल टू -3x1² -4x2² -5x3², सब्जेक्ट टू x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, कंस्टेंट हो गया, एक कंस्टेंट का है आपके पास, तो जो आज मेथड आपको बताया उसी से होगा। ठीक है, del 3 del 4 del 5 निकाल के ही आपने बताना है। x1 x2 x3 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2012 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में 2010, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2019, यानी कि करंट में ही पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, आंसर बता दूँ, बट आप लोगों को ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 200/47 ठीक है, एक्स की अच्छा x1 x2 x3 दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर XYZ दे दे तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, x1 की जगह हो सकता है एग्जाम में x दे दे, और जो आपके पास x2 है उसकी जगह y दे दे, x3 की जगह z दे दे, तो क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे ही करना है, नोटेशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी डिनोट कर लो। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आती है 200/47, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 150/47 आएगी, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 120/47 आएगी। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे तो मैक्सिमम z आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी आप लोगों को बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। क्लियर, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि अब आप इसके बाद कौन सा पेपर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये भी बताना है। क्लियर, थैंक यू।